आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आत्मकथ्य का तीसरा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये छायावादी रचना। तीसरा पद देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका सोपन देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि के साहित्यिक मित्रों ने उन्हें आत्मकथ्य लिखने के लिए प्रेरित किया कि आप अपना आत्मकथ्य अपने जीवन के बारे में लिखिए। उसका प्रत्युत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका सोपन देखकर मैं जाग गया, कि मेरे जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई ऐसी सुख की बात है जो दूसरे को प्रेरणा दे सके, खुशी दे सके, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मेरा जो जीवन जीने का जो तरीका था उसमें कहीं भी उपलब्धि नहीं है। और उसी का उत्तर देते हुए कहा कि मिला कहाँ वह सुख जिसका सोपन देखकर मैं जाग गया, कि मैंने अपने जीवन में कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुझे सुख मिले। और मैंने जो सुख का सोपन देखा था, अर्थात जीवन जीने के प्रति मेरा जो एक नजरिया था, वह नजरिया भी कभी पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार से जिस सुख रूपी सपने का सुख रूपी जो मेरा जो सुख था, उसका मैंने जो सपना देखा था, वह सपना भी पूरा नहीं हुआ। अर्थात जो ही नींद खुली वह सपना गायब हो गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जो रात को मैंने सपन देखा था, रात को मैंने जो सपना देखा था, वह आलिंगन में आकर के, अर्थात मेरा वह सपना सफल होते होते वह एक प्रकार से मेरे पास आते हुए भाग गया। अर्थात जो मैं जीवन जीने का जो तरीका देख रहा था वह पूरा नहीं हुआ। जिस प्रकार से रात को सपन देखा जाता है और सुबह वह नींद खुलते ही सपना चकनाचूर हो जाता है, इसी प्रकार से ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो मैं लोगों के साथ साझा कर सकूं। आगे कहा, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मैंने जो सपन देखा था उसके अरुण कपोलों, लाल गालों की मतवाली सुंदर पड़ती छाया में, कि मैंने जो सुख देखा था वह सुख लाल गालों के समान एक मतवाली सुंदर मस्ती के समान है। और वह अनुरागिनी उषा लेती थी मिला सुख मधुमाया में। जिस प्रकार से प्रातः काल की जो उषा होती है वह बहुत ही सुंदर होती है, मनमोहक होती है, ऐसे ही लाल गालों वाली जो सुंदर छाया, अर्थात मैंने जो सुंदर सपन देखा था वह सुंदर था मधुमाया में, सुहाग मधुमाया में। वह मेरे जीवन के लिए बहुत ही अनुराग भरा था, प्रेम भरा था। जैसे प्रातः काल की जो उषा होती है, प्रातः काल का जो समय होता है वह बहुत ही मनमोहक होता है, मधुर होता है, सुंदर होता है। ऐसे जीवन में कई बार ऐसे सुंदर सपन आए, ऐसे सुंदर दृश्य आए जो कि जीवन जीने के मेरे आधार हैं। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पंथी की पंथा में। जो प्रातः काल के जो वेला है, उसकी जो मनमोहकता है, उसकी जो लालिमा है, वह लालिमा ही पत्थर, उसकी स्मृति, जो सुख देने वाली जो स्मृतियां हैं, कुछ जो यादें हैं, वही पाथ्य जीवन का सहारा बनी है। पाथ्य एक प्रकार से रास्ते का भोजन होता है। अर्थात थके पंथी, पंथी माने यात्री, पंथा राह। कवि कहते हैं, कवि अपने आप को थका हुआ पंथी राहगीर कहता है, और उस पर थके हुए राहगीर के जीवन में कोई पाथ्य बना है, सहारा बना है, तो वह सुख की कुछ स्मृतियां हैं, यादें हैं, जिनके आधार पर कवि अपने जीवन जी रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन क्या है? सिया हुआ, सिला हुआ। उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा अंतर व्यथा, कंथा होता है, गुदड़ी भी कहते हैं अंतर कथा,
कवि अपने साहित्यिक मित्रों को उत्तर देते हुए कहता है कि मेरे जीवन रूपी जो अंदर की जो पीड़ा है, जीवन रूपी जो गुदड़ी है, अंदर की जो पीड़ा है, उसको सिया रहने दो, उसको चुपचाप रहने दो, उसे उधेड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भावार्थ यह है कवि का कि मेरे जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई ऐसी समृद्धि नहीं है जिससे दूसरे लोग हैं प्रेरणा प्राप्त कर सके। अर्थात मेरा जो जीवन है वो सुख दुख दोनों का संगम है, उसमें सुख बहुत ही कम है, दुख बहुत ही ज्यादा है। तो संपूर्ण काव्यांश है वो तत्सम प्रधान है, संस्कृत निष्ठ है और वियोग के श्रृंगार रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण विद्यमान है। अलंकारों की हम बात करें तो अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखिए, काव्यांश नंबर 4, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि प्रसंग वही है, इसका सरलार्थ है वो आप देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि अपने साहित्यिक मित्रों को उत्तर देते हुए कहता है कि मेरा जीवन कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मेरे जीवन की कोई बड़ी कहानी नहीं है, मेरा जीवन तो एक छोटा सा जीवन है और उसकी कोई बड़ी कथा नहीं है जो मैं किसी रचना के द्वारा या आत्म कथा लिख करके मैं आपसे साझा करूं और आप प्रेरणा प्राप्त करें। भावार्थ यह है कि कवि अपने जीवन को छोटा सा मानता है और साहित्यिक रचना लिखने के लिए बड़ा जीवन चाहिए, इसलिए कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी कहानी नहीं है जिससे मैं अपनी आत्म कथा लिख करके उसको दूसरों को प्रेरित करूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इसलिए कवि अपने मित्रों को कहता है कि मेरा जीवन है वो छोटा सा जीवन है, बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपनी बात न कह करके दूसरों की बात सुनूं। यहाँ कवि ने अपने बड़प्पन को दर्शाया है और एक कलात्मक तरीके से अपने साहित्यिक मित्रों को आत्मकथा लिखने की ना कही है और कहा कि मेरे जीवन में बड़ी चीज नहीं है, मेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि जो दूसरे जिन्होंने अपना आत्मकथा लिखे हैं, अपने जीवन के बारे में लिखा है, उनको ही मैं सुनूं और मैं चुप रहूं, मौन रहूं, मेरे लिए यही अच्छा है। तो एक कलात्मक तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने यहाँ पर अपने साहित्यिक मित्रों को उत्तर दिया है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी जो आत्मकथा है उसको सुनकर के तुम्हें कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी, लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? मेरी भोली आत्मकथा, मेरी जो आत्मकथा है, मेरा जो जीवन है वो सरल है, सहज है, भोलापन है, उसमें कहीं भी कुटिलता नहीं है, चालाकी नहीं है, होशियारी नहीं है। भावार्थ यह है कि कवि अपने आप को एक सरल स्पष्टवादी मानता है और जब आत्मकथा लिखी जाती है, अपने बारे में लिखा जाता है, तो कई प्रकार की चालाकियां की जाती हैं, अपनी बातें, झूठी बातें कही जाती हैं और कहीं न कहीं सच्चाई को छिपाया जाता है। लेकिन कवि ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका जो जीवन है वो सरल है, भोला है। जैसे बच्चों के पास एक निरीह एक भोलापन होता है, ठीक उसी प्रकार से कवि के जीवन में सरलता है, स्पष्टता है, सहजता है। उसके जीवन में चालाकी नहीं है, चाटुकारिता नहीं है, इसलिए अपने जीवन की वो आत्मकथा लिखने के लिए बाध्य नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि जब समय आएगा हो सकता है मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन जो वर्तमान समय है उसमें आत्मकथा लिखना प्रासंगिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो आत्मकथा अर्थात मेरे जीवन में पीड़ा अधिक है, दुख अधिक है, कष्ट अधिक है, उपलब्धियां नहीं है, थकी सोई है। मेरा जो आत्म कथा है या मेरा जो जीवन है वो एक प्रकार से निराशा से, अवसाद से घिरा हुआ है, मेरी मौन व्यथा, और ये एक प्रकार से मेरी मौन पीड़ा है। भावार्थ यह है कि कवि के जीवन में दुख ज्यादा है, सुख की जो स्मृतियां हैं लेस मात्रा है, बहुत कम है, इसलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। संक्षेप में यही कि एक चालाकी से, एक सुंदर तरीके से, कलात्मक तरीके ने अपने साहित्यिक मित्रों को आत्मकथा न लिखने के लिए प्रेरित किया है। संपूर्ण काव्यांश में तत्सम प्रधान शैली है,
श्रृंगार के वियोग पक्ष का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने पीड़ाओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अनुप्रास रूपक मानविकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण का समावेश किया गया है और एक प्रकार से संबोधनात्मक शैली है। कवि ने अपने साहित्यिक मित्रों को इसमें संबोधित किया है, इसलिए संबोधनात्मक शैली है। तो यह संपूर्ण जो कविता है वो छायावादी रचना है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के जो 4 स्तंभकार हैं, जो छायावादी कवि हैं, उनमें से एक हैं और ये संपूर्ण कविता आत्मकथ्य भी उनकी एक छायावादी रचना है। तो यह है आत्मकथ्य का पार्ट 2 और इसके दोनों काव्यांश आपको समझ में आए होंगे। आप इनके जो प्रसंग है वो सरलार्थ है और विशेष है, तीनों आपने लिखने हैं। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर सरलार्थ और इसके जो विशेष में आपने ये लिखना है कि किस बात पर प्रकाश डाला गया है, अलंकार कौन से है, रस कौन से है, शैली कौन सी है, शब्दों का कैसा प्रयोग किया गया, ये सारा आपने विशेष में लिखा है। तो ये सभी चारों जो काव्यांश आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।